वेलकम टू रोहित चक्रवर्ती बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 को, और इसमें हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आज हम पूरा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट करके और अप टू एंड पूरा एकदम एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली समझ सकें कि कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है और कैसा हमारी बॉडी में अरेंज्ड होता है। और ये जैसे कि सभी जानते ही हैं कि मोस्ट अबंडेंट, एक लाइन तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्यारे से लेक्चर को और एकदम स्टार्टिंग से। तो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। वेट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट विद मी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट connective tissue. In previous lectures, we have already discussed that what is a cell junction, how the epithelial cells are arranged and form the epithelium tissue. तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू, पहली लाइन जो इसके बारे में हमें लिखनी है वो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट tissue found in our body. भाई कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एक लाइन तो हमने पढ़ा है, मोस्ट अबंडेंट। अब मोस्ट अबंडेंट क्या होता है सर जी? मोस्ट अबंडेंट माने जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा अच्छे से पाया जाता है, अरेंज होता है सेल्स के अंदर। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में फैट अरेंज हो जाता है, पूरी बॉडी जो फैटी हो जाती है, पूरी बॉडी स्किनी हो जाती है, अलग अलग टिश्यूज हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। एपिथेलियम के नीचे ही एक टिश्यू होता है, मैंने जैसे कि पहली क्लास में आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो यही टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ना कंपोजिशन देखते हैं इसका ना जो कंपोजिशन है, सीधे से 2-4 बातें ही इसके बारे में हमें लर्न करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे 12th क्लास के और 11th क्लास के बेसिक के लिए। तो इसलिए इसको ना बहुत ज्यादा अच्छे से डीपली पढ़ना थोड़ा जरूरी रहता है। तो हम डीपली बस इतना ही जाएंगे इसमें कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसका जो कंपोजिशन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सेल्यूलर कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, एन ऐसे बना दिया मैंने। और सेकंड इज मैट्रिक्स में हम लिखेंगे, मैट्रिक्स जो है वो मेड अप होता है, बना होता है। मैट्रिक्स किसका बना है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का ये मैट्रिक्स बना होता है। और किसका बना होता है? और ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये मिलकर उसके मैट्रिक्स को बनाते हैं। मैट्रिक्स वो सारा स्टफ होता है जिसके अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं, या जो सेलुलर कंपोजिशन होता है वो उसमें पाया जाता है। अभी तक हमने सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में 2 बातें अच्छे से पढ़ी हैं। फर्स्ट, इट इज अ मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारी जो कंप्लीट बॉडी है, होल बॉडी है, उसमें जो 3 लेयर होती है ना, मीजो, एक्टो और एंडो, तो उसमें मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है ये कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, अच्छे से फैला हुआ होता है। जो इसकी सेल्यूलर कंपोजिशन है उसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, हम जानते हैं उन सेल्स के बारे में, जैसे कि मास्ट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, एक्टिव बीटा सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और फैट सेल्स जिनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं। तो वो सारा सेलुलर कंपोजिशन इसमें हो जाता है। अभी तक हमने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी हैं। अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि इसके टाइप कितने होते हैं। जो टाइप्स हैं इसके, उसको हमने मेनली 3 पार्ट में बांटा है। फिर उन तीनों पार्ट्स को हम सेपरेटली अलग अलग करके अच्छे से समझते हुए एक एक लेक्चर लेते रहेंगे। सबसे पहला टाइप हमने रखा लूज,
लूज क्यों भाई? जैसा नाम वैसा काम। इसमें कनेक्टिव टिश्यू में एक बात बहुत अच्छी रहेगी कि जैसे इसके नाम रहेंगे ना उसी के हिसाब से इसका सारा काम रहता है। सबसे पहला है लूज, सेकंड इज डेंस एंड थर्ड विल बी स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना रहेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेंस और उसके बाद पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन तीनों टिश्यूज को हम बिल्कुल छोटे से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आ गए हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज इसका नाम ही है, लूजली प्रेजेंट होता है ये हमारी स्किन के अंदर। लूज कनेक्टिव टिश्यू को मेनली हमें पढ़ना है। इसमें जो सब्सटेंस होता है, कौन सा सब्सटेंस? मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसमें जो सेल्यूलर सेल्स एंड फाइबर्स होते हैं वो थोड़े लेस होते हैं। इसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है, फाइबर्स थोड़े कम होते हैं और सेल्स भी कम होती हैं। ये होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने इसके नाम के हिसाब से दो भाग में बांट दिया। फर्स्ट इज एरियोलर, सेकंड इज एडिपोस। टाइप्स। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो भाग में बांटा। फर्स्ट इज एरियोलर, सेकंड इज एडिपोसाइट्स। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जस्ट बिलो डर्मिस प्रेजेंट होता है। हमारी जो डर्मिस होती है, सेल्स जो होती हैं, हमारी जो स्किन है वो तीन लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस और फिर आती है हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है वहां पर ये कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसके जस्ट ऊपर ही जो एपिथेलियल सेल्स थी वो रहती हैं। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, epidermis, second is dermis and third is hypodermis. हाइपोडर्मिस, यही हाइपोडर्मिस के पास में एरियोलर होता है। एरियोलर, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो इसी हाइपोडर्मिस के पास में होता है और इवनली स्प्रेड होता है हमारी होल बॉडी में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के हमने दो टाइप पढ़े हैं। अब जो एडिपोज हैं इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो एरियोलर टिश्यू है ऊपर वाला वही कंटेन करने लगता है, कंटेन्स मोर एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? एडिपोसाइट्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने अंदर जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं ये एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये मैं दो एडिपोसाइट सेल बनाता हूँ, ये इसमें स्टोरेज हो जाएगा। जो हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे छोटा सा साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? एडिपोसाइट सेल्स हैं। ये क्या है इनमें? ये है इनका फैट जो कि एक्स्ट्रा स्टोर्ड है बॉडी में। आप चाहें तो इस स्लाइड की फोटो ले सकते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। वैसे तो आप मेरे साथ ही नोट्स बनाइए, साथ में एक एक जैसे मैं वर्ड लिखता जा रहा हूँ वैसे ही मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो बस उसी हिसाब से जैसे हमने भी पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स सेल्स कम, एरियोलर टाइप, एडिपोस टाइप। एरियोलर में कहाँ पाया जाता है? जस्ट बिलो डर्मिस, हाइपोडर्मिस के ऊपर। एडिपोसाइट्स एरियोलर टिश्यू होता है जो कंटेन्स करते हैं मोर एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स ज्यादा होंगे। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। बस इस स्लाइड में हमने इतना सा ही पढ़ा है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के लिए।
So in this slide we will discuss about areolar connective tissue. Areolar जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। अब इसका नाम है एरियोलर। एरियोलर, एरी यानी एयरी माने स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स of this tissue is, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा लूज यानी सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइडी इसका जो मैट्रिक्स होगा वो कैसे होगा, सेमी फ्लूइड होगा, सेमी फ्लूइडी होगा। इसमें जो सेल्स होंगी वो अरेंज्ड होंगी मैट्रिक्स के अंदर, बहुत इवनली स्प्रेड होती हैं, बहुत अच्छे से अरेंज्ड होती हैं। तो इसको जो कंपोजिशन में डिवाइड किया, इसका जो कंपोजिशन है ये बना हुआ है कंपोजिशन। तो इसका कंपोजिशन हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कनेक्टिव का, वो दो पार्ट में किया। फर्स्ट इज सेल्स और सेकंड इज मैट्रिक्स और फाइबर्स। सेल्स और फाइबर्स, इसमें जो फाइबर्स है वो तीन प्रकार के मिलेंगे हमें। इसमें तीन प्रकार के फाइबर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है रेटिकुलेट, ये बहुत कम होता है। सेकंड इज इलास्टिन, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। एंड थर्ड इज कोलेजन, वाइट फाइबर्स जो हमारे स्किन को स्टिकी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, तो वो हो जाएंगे फाइबर्स में। सेल्स में इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट इज मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। सेकंड विल बी मास्ट सेल्स, थर्ड विल बी बीटा cells, T lymphocytes, मास्ट हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है बच्चों, यही सीक्रेट करती है इन तीनों फाइबर्स को। ठीक है, तो हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा मैक्रोफेज, सेकंड इज मास्ट, थर्ड विल बी वेक्टर बीटा सेल्स, फोर्थ विल बी टी लिम्फोसाइट, फिफ्थ विल बी फाइब्रोब्लास्ट एंड सिक्स्थ सेल वी नेम एडिपोसाइट्स। अब आप कहोगे कि सर एडिपोसाइट तो किसमें थी, किसमें थी, पिछली स्लाइड में बताया ना। एडिपोसाइट किसमें थी बच्चों, तो एडिपोसाइट थी हमारे, एडिपोसाइट जो थी वो थी हमारे एडिपोस टिश्यू में। एडिपोस टिश्यू क्या था, एरियोलर टिश्यू का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म था। एरियोलर टिश्यू अपने अंदर फैट स्टोरिंग बॉडी को कलेक्ट कर लेता है, और जब वो कलेक्ट होकर एकदम फूल जाती हैं, स्टोरेज बढ़ जाती है, तो हमारी टमी निकल आती है, हमारा पेट बढ़ाता है, जिसको कॉमनली तोंद कहते हैं। तो वो इंक्रीज हो जाती है। वो तोंद क्यों आती है, इन्हीं एडिपोसाइट सेल्स की इंक्रीज से। जब हमारी बॉडी में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सेस ईटिंग करने लगते हैं, पतला होना तो अलग ही बात है, बट जो मोटे हो जाते हैं, जो थोड़ा हैवी हो जाते हैं वेट में, वो होता है इन्हीं एडिपोसाइट सेल्स के चलते। ये क्या है, हमारी जो स्किन है, डर्मिस जो है, उसके नीचे स्टोर होने लगती हैं और सेल्स को फ्लफी बनाते हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिपोसाइट्स होती हैं, उसमें ब्लबर फॉर्म कर देती हैं। ब्लबर क्या, उसको हॉट यानी गर्म रखने में वर्क करता है, उसको वार्म रखता है, क्योंकि वो आर्कटिक रीजन में जब जाती है सर्दियों के समय में, तो उसको हीट बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है उसके लिए, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम इसमें जानते रहेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एरियोलर जो टिश्यू है वो दिखता कैसा है। अभी तो हमने जस्ट इसका एक ब्रीफ एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो अपर लेयर है स्किन की वो है एपिडर्मिस,
मिडिल लेयर है डर्मिस एंड नेक्स्ट जो लोअर लेयर है स्किन की उसको हाइपोडर्मिस बोला, और उसी हाइपोडर्मिस के अंदर ही एडिपोसाइट्स और एरियोलर सेल्स पाई जाती थी जो कि मिलके एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करती थी। अब उसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम कवर करेंगे एडिपोज और एरियोलर टिश्यू को। सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पे एरियोलर टिश्यू। अब हमें एरियोलर टिश्यू के डायग्राम को डिस्कस करना है, एरियोलर टिश्यू कैसे दिखाई देता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये देख ही लिया है कि जो एरियोलर है वो स्किन में 3 लेयर होती है मेनली। जब हम अपने स्किन का डाइसेक्ट करते हैं स्किन को तो उसमें हमें 3 लेयर दिखाई देती हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो सबसे अपर लेयर होती है, जो हमारी स्किन की सबसे अपर लेयर है वो है एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर बिलो द एपिडर्मिस इज डर्मिस एंड इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और जो ये हाइपोडर्मिस है, जब हमने इसको बड़ा करके देखा तो हमको ये कैसा दिखाई दिया उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये हाइपोडर्मिस की बाउंड्री हम बना लेते हैं। अब इस हाइपोडर्मिस के अंदर हमें कौन कौन से सेल्स और कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी वो सब हम इसमें ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल को। ये हो जाएगा हमारा फाइब्रोब्लास्ट, मेन सेल हो जाएगा जो फाइबर्स सीक्रेट करेगा। इस फाइब्रोब्लास्ट सेल से निकलते हैं कुछ फाइबर्स, ये रहे वो फाइबर्स ऐसे। ये कौन से फाइबर्स है? ये कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर आप जानते ही होंगे, नहीं जानते? बताता हूँ। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इनमें डिवीजन नहीं होता। ये जो है ये डिवाइडेड नहीं है, ये सिंगल लेयर है, ब्रांच है, क्लस्टर है, इनका एकदम बंडल है। और यहीं पे हम बना लेंगे, ये हमारी हो जाएगी मास्ट सेल। यहाँ पे हम बना देंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में ऐसी अपेंडेजेस दिखाई देती हैं अमीबा जैसी। तो ये जो अपेंडेजेस हैं ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में कौन हेल्प करेगा? हेल्प करेगा मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज जो है वो फेगोसाइटोसिस कैसे करता है? जैसे कि हमने अमीबा को देखा ना, अमीबा जानते हो ना, ये अमीबा है, ये अमीबा है। अमीबा को ये जो पार्टिकल है फूड का इसको खाना है, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे ऐसे अपने ये जो फीट होते ना, फॉल्स फीट सीडोपोडिया, इनसे इसको घेरेगा। यहाँ से आएगा ऐसे घेरेगा और घेर के बस एंगल्फ कर लेगा, एंगल्फ कर देगा, इसका ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये रहेगा अमीबा में। तो अमीबा में इससे होता है ऐसे ही हमारी बॉडी में ये फेगोसाइटोसिस कौन करती है? मैक्रोफेजेस करती हैं। मैक्रोफेजेस हो गई। ये हो जाएगी WBC, ये भी WBC हो जाएगी, ठीक है। और क्या बनाएंगे? अभी हमने मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, यूसिनोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, और हम क्या ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर? फाइबर्स। कुछ ब्रांच्ड होंगे, कुछ अनब्रांच्ड होंगे। ये रेटिकुलेट और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने मेनली ये सारी जो दूसरे कलर की चॉकलेट लेते हैं। यहाँ पर हम बना देंगे कुछ एडिपोसाइट्स। ये फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, ये एडिपोसाइट्स हो गए हैं। ये हो जाएगा इसका मैट्रिक्स जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक। चलो इनकी नेमिंग कर देते हैं। फर्स्ट इज मैक्रोफेज। मैक्रोफेज
जानते ही हैं इसका काम क्या है, अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले। मैक्रोफेज, दिस इज एडिपोसाइट। एडिपोसाइट सेल्स, ये क्या है, WBC। ये क्या हो जाएगी, eosinophil। eosinophil हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, फाइबर्स। ये क्या हो जाएंगे, कोलेजन फाइबर्स। और ये क्या हो जाएगी, मास्ट सेल। मास्ट सेल 3 प्रकार के जो एंजाइम्स हैं, जो लिक्विड हैं, वो सीक्रेट करेगी मास्ट सेल। वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट बोर्ड पे ड्रॉ करके पढ़ लेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा। ये क्या है, ये मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा फ्लफी सा होता है, थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट और इसको अपने पेन या कॉपीज पे ड्रॉ कर सकते हैं पेन के थ्रू। और जहाँ तक है आप इसको कलरफुल बनाइएगा। यहाँ पे मैंने भी थोड़े कलरफुल चॉक्स का यूज़ किया है, बट जो ये चॉक हैं वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे आई थिंक आपको। जैसे कि ये पिंक है, ये ब्लू से लिखा मैंने, मे बी ये विजिबल हो आप लोगों को, बट इफ देयर इज नॉट विजिबिलिटी ऑफ दैट इज क्लियर, सो यू कैन मेक इट इन योर ओन वे एंड यू कैन चूज योर ओन कलर्स टू मेक इट, so it is okay. Or now we should move on the next slide. So by moving on the next slide, we will just recognize or revise it once again. So it is a mast cell, it is a fibroblast cell. Oh sorry, I did not mark it. It is a fibroblast, forgot to mark फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जिससे फाइबर सीक्रेट हो गए। देखो सबसे पहले मास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, एडिपोसाइट्स, WBC, eosinophils, और ये मैट्रिक्स, ये फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर्स। ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिससे और इंटरेस्टिंगली हम इन सब के बारे में ब्रेक डाउन करके एक एक करके इन सबकी स्टडी करेंगे, सबके बारे में नॉलेज लेंगे। अभी जो हमने एरिकुलर टिश्यू का डायग्राम बनाया, अब हम उसमें एक एक करके सारे जो सेल्स वगैरह थे उनके बारे में पढ़ाई करेंगे और उनके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ऐसी सेल्स जो फाइबर्स को सीक्रेट करेगी और मैट्रिक्स को सीक्रेट करेगी। तो ये सीक्रेट करती है, सीक्रेट्स मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स और मैट्रिक्स को सीक्रेट करती है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल। और उसके बाद हमने नेक्स्ट सेल पढ़ा, ये था मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के बारे में हमें ये एक बात याद रखनी है कि ये क्या करता है, एनगल्फ करता है पैथोजेंस को या फॉरेन पार्टिकल्स को, ये एनगल्फ करता है बाय द फेगोसाइटोसिस, बाय द प्रोसेस called as phagocytosis। फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा पैथोजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स को। ये मैक्रोफेज का काम हो गया फर्स्ट, फाइब्रोब्लास्ट। WBC के जो टाइप हैं, eosinophil, एक्टिवेटेड बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, इन सबको हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, अपकमिंग चैप्टर हमारा सर्कुलेशन, उसमें पढ़ेंगे। बट अभी जो इनके मेन फीचर्स हैं और जो सेल्स हैं जिनके मेन फीचर्स हमको लर्न करने हैं, तो वो हम करेंगे। पहला हमने फाइब्रोब्लास्ट पढ़ा, दूसरा मैक्रोफेज, थर्ड विल बी मास्ट सेल। मास्ट सेल, मास्ट सेल जो है ये 3 प्रकार के सीक्रेट्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल।
अब जैसे 3 टाइप के ना इसके सीरम है, तो ये तीनों टाइप के जो सीरम है वो अलग अलग काम करेंगे। तो फर्स्ट विल बी मास्ट सेल में 3 सीरम सीक्रेट करेंगे, इसमें से पहला हो जाएगा हेपेरिन। कर लेते हैं पहले हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं, जो हमने पढ़ा सेरोटोनिन। लास्ट इसका हो जाएगा हिस्टामिन। हेपेरिन क्या करेगा? एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो ब्लड को जमने नहीं देती। ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है, अगर इस टाइम पे जमेगा तो हमको अटैक्स आने की समस्या रहती, जो हार्ट अटैक होता है, सीवियर अटैक्स होते हैं, उनके आने की समस्या रहती। तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोएगुलेंट हमारी बॉडी में घूमता रहता है हेपेरिन। ये जो हेपेरिन है ये विटामिन के जो होता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट होता है। सेरोटोनिन, जब हमने सेरोटोनिन में इसका ब्रेकडाउन किया तो पहला वर्ड हमको मिला सेरो, सेकंड हमको मिला टोनिन। तो इसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, सेरो और टोनिन। टोनिन, सेरो का मतलब होता है सीरम से, और टोनिन माने होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करना। अगर हमारी ब्लड वेसल ये है, ये हमारी ब्लड वेसल है, तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी और पतला कर देगी। कौन कर देगी? सेरोटोनिन सीरम। तो सेरोटोनिन का मतलब है सीरम जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ये क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट करती है या स्मॉल कर देती है ब्लड वेसल्स को। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है। ये क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो है हिस्टामिन, हिस्ट माने तो होता है टिश्यू, और अमीन जो है वो इसका सफिक्स होता है। तो इसका जस्ट हमें ये याद रखना है, ये क्या करती है? ये ऐसा सीरम होता है टू डाइलेट, ये डाइलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। अगर ये ब्लड वेसल है तो ये डाइलेट हो जाएगी और ज़्यादा खुल जाएगी। ये क्या है? डाइलेशन है। डाइलेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे इसको पढ़ने के बाद।